हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप लोगों का पुनः स्वागत है हमारे इस छोटे से एजुकेशन चैनल पर, जिसका नाम है दिव्यांश सिंह एजुकेशन सेंटर। तो आज हम लोगों का जो बीएससी है उसका जो फर्स्ट सेमेस्टर है, उसका जो फर्स्ट यूनिट है, उसके अंदर एक टॉपिक है, इसका नाम था हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लेकर ही हम पिछले 2 क्लास से चर्चा कर रहे हैं और उनमें से हमने क्या किया है कि बहुत सी चीज़ों के बारे में समझा है। ठीक है, वैसे ही आज एक टॉपिक है कि कैसे पहचानेंगे हम कि कहीं पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है या फिर नहीं बन रहा है। नंबर 1, टॉपिक नंबर 1 ये है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना है कहीं पर, वो ज़्यादा स्ट्रांग है या कम स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है या कम स्ट्रांग है, इसके बारे में भी हम क्या करेंगे, आज देखेंगे। ठीक है, मान लीजिए 2 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन जो प्रॉब्लम्स आएंगे जिसमें 2 मॉलिक्यूल दिया होगा और बोलेगा कि बताइए कि कौन सा मॉलिक्यूल जो है उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो ज़्यादा मजबूत है या ज़्यादा अच्छी है। तो हम कैसे पता करेंगे? जब हम देखेंगे कि भाई हाइड्रोजन बॉन्डिंग के स्ट्रेंथ ज़्यादा होने की जो, या फिर हम कह सकते हैं जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका जो स्ट्रेंथ है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, तब हम कह देंगे ठीक है आप सही कह रहे हैं कि इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें ज़्यादा अच्छा है और इसमें कम अच्छा है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या क्या कंडीशंस हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की। तो मैंने इस पर चर्चा थोड़ी सी पहले भी की थी कि कैसे आप पहचानेंगे कि कहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कहाँ पर नहीं बन रहा है, और थोड़ी सी चर्चा मैं इस पर और करूँगा। ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या क्या कंडीशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के बनने की। तो कंडीशंस क्या क्या हैं? तो पहली कंडीशन है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, हाइड्रोजन बॉन्ड। सीधी बात है कि इसमें हाइड्रोजन एटम तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो पहला है प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के लिए हाइड्रोजन तो प्रेजेंट होना ही चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड कहाँ प्रेजेंट होगा, किसी मॉलिक्यूल में होगा। तो पहली शर्त तो हमारी ये हो जाएगी कि हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये होगी कि हाइड्रोजन एटम अटैच्ड विथ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जो हमारा हाइड्रोजन एटम है वो क्या होना चाहिए, एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ क्या होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, अटैच होना चाहिए। देखिए O है और एक H। यहाँ हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन तो हमारा है और साथ में क्या हो रहा है, ये एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसके साथ में क्या हाइड्रोजन कनेक्ट है। क्या यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है? बिल्कुल, मगर ये कोई क्या हो रहा है, एक तो एक फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ एक बॉन्ड छूट जाएगा। ये कोई क्या नहीं है, कोई मॉलिक्यूल तो है नहीं, ये केवल एक फंक्शनल ग्रुप है। तो यहाँ पर मान लीजिए हम R जोड़ देते हैं तो ये बन गया ROH। ये क्या बन गया हमारा, ROH बन गया। इसे कहते हैं हम अल्कोहल कहते हैं, अर्थात अल्कोहल के अंदर क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। ठीक है, तो ये 2 कंडीशंस हैं। क्या होना चाहिए, पहले हाइड्रोजन एटम जो है वो प्रेजेंट होना चाहिए, नंबर 1 कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है कि हाइड्रोजन एटम जो है वो अटैच होना चाहिए किसके साथ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। किसके साथ, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो एक शब्द आया है, क्या आया है,
हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है वो 3 एटम हो सकते हैं, फ्लोरीन कॉमा ऑक्सीजन कॉमा N, लेकिन नाइट्रोजन, ठीक है। F फॉर सब लोग को पता होगा फ्लोरीन, नहीं लिखता हूँ, सबको पता होगा, F फॉर फ्लोरीन, O फॉर ऑक्सीजन, N फॉर नाइट्रोजन, ठीक है। इन्हीं तीनों को लेंगे हम, कोई और नहीं ले सकते हैं, यही तीनों क्या है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्यों हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव जो एटम है उसमें हम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को ही क्यों लेंगे, किसी और एलिमेंट क्यों क्यों है ना। तो यहाँ आंसर क्या मिलता है कि जो कंडीशंस ऑफ हाइड्रोजन एटम है केवल इतना ही नहीं है, इसके साथ और है, क्या है कि जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, उसका क्या होना चाहिए, जो साइज है वो होना चाहिए स्मॉल, या फिर कह सकते हैं वेरी स्मॉल, ठीक है। क्या होना चाहिए, जो हमारा हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका जो साइज है वो क्या होना चाहिए, बहुत स्मॉल होना चाहिए। हम पाते हैं कि जो क्लोरीन है, क्या है, क्लोरीन, क्या है, ये क्लोरीन है, जो क्लोरीन है इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जो क्लोरीन है ये लगभग बराबर होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन। बट फिर भी नाइट्रोजन जो है वो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, बट क्लोरीन नहीं करता। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज है वो छोटा होता है, वो छोटा होता है, और जो क्लोरीन है उसका साइज थोड़ा सा बड़ा होता है। तो साइज भी डिपेंड करता है, मतलब अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका क्या होना चाहिए, साइज बहुत छोटी होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, इतनी बात समझ में आई, ठीक। तो ये कंडीशंस हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आप लोग को स्क्रीनशॉट लेना हो इसका तो आप ले सकते हैं। अब दूसरी बात आती है जिसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, जो दूसरा टॉपिक है हमारा कह सकते हैं, वो है स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। जो हाइड्रोजन बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कैसे हम डिफाइन करेंगे, या फिर मैं कह सकता हूँ कि कैसे पता चलेगी किसी में हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और किसी मॉलिक्यूल में कम, ठीक है। तो हम पढ़ने वाले हैं स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड का या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड की, जो स्ट्रेंथ है वो एक चीज पर डिपेंड करती है, मैं एक नहीं कहूँगा, 2 चीज पर डिपेंड करती है। नंबर 1, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये मतलब क्या, इसका मतलब है कि कोई हमारा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जैसे कि फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जनरली यही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो जिस भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज़्यादा होगी, वो ज़्यादा अच्छा हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पर 3 एग्जांपल लेता हूं मैं। एक है HF, एक एग्जांपल है H2O ले लेता हूं, और एक एग्जांपल है H with NH3। ये 3 एग्जांपल है, देख रहा हूं। इसमें आपको देखने को मिल रहा है जो यहाँ फ्लोरीन वो क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है।
और यहाँ पर क्या है, नाइट्रोजन है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। मिला है जी देखने को। अब हम देख पा रहे हैं कि जो हमारा फ्लोरीन होता है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, हाईएस्ट होती है। इसकी क्या होती है, ऑक्सीजन की हाई होती है, ठीक। और जो कहता है हाइयर है, हाइयर है और इसकी केवल हाई है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इन तीनों के कंपैरिजन में ना, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन अगर आपस में कंपैरिजन किया जाए तब इन तीनों में जो नाइट्रोजन है वो सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, ऑक्सीजन। उससे ज़्यादा कौन है, फ्लोरीन। तो हम कहेंगे यहाँ पर, मैं कहूँ कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी ज़्यादा है, तो नाइट्रोजन से ज़्यादा है ऑक्सीजन की और ऑक्सीजन से ज़्यादा है फ्लोरीन की। तो मैं कह रहा हूँ कि जो हमारा स्ट्रेंथ है, क्या है, स्ट्रेंथ है वो किसका, ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम मतलब कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है वो कितना ज़्यादा मजबूत बनेगा, ये चीज़ डिपेंड करता है कि जो उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितना ज़्यादा है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है तो क्या होगा, उसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेंगे उसकी स्ट्रेंथ भी क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी। अगर वो थोड़ा सा कम है तो उसका स्ट्रेंथ थोड़ा कम होगा, और कम है तो क्या होगा, उसकी स्ट्रेंथ और कम होगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, वो भी किसके, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, उससे कम ये है, उससे कम ये है। सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ किसकी ज़्यादा होगी, ये। इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम किसमें होगी, इसमें होगी। उससे कम किसमें होगी, इसमें होगी, ठीक है, ठीक है। मतलब सबसे ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ जो हाइड्रोजन बॉन्ड का होगा वो इसमें, फिर इसमें, फिर इसमें। ये क्या हो रहा है, इधर की तरफ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो क्या हो रही है, मैं कह रहा हूँ इधर से इधर की तरफ जो बॉन्ड स्ट्रेंथ है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है तो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। जिस प्रकार से हम इधर से इधर आ रहे हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। पहला तो इस पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। पर दो ही बातों पर डिपेंड करता है मोस्टली। नंबर वन तो ये हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, ठीक है। दूसरी क्या है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल के साइज पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। मतलब और होता क्या है कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है इसके क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कौन, हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन। मतलब अगर मॉलिक्यूल का साइज बड़ा है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, कम होगी। अगर मॉलिक्यूल का साइज छोटा है तो स्ट्रेंथ क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर बड़ा है तो कम, अगर छोटा है तो ज़्यादा। तो यहाँ पर देखिए इसी एग्जाम्पल में ये इसमें 3 हाइड्रोजन 1 नाइट्रोजन, इतना बड़ा मॉलिक्यूल है। देखिए ये कुछ छोटा हो गया, इसमें 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, ये कुछ हो गया इससे छोटा हो गया। और इसमें देखिए 1 H ये और छोटा हो गया। तो अगर हम साइज के हिसाब से देखें तो साइज के हिसाब से भी क्या हो रहा है, इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इधर हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। क्यों, क्योंकि सबसे छोटा मॉलिक्यूल है, उससे बड़ा ये है, उससे बड़ा ये है। जिस प्रकार से हमारा क्या होता है, साइज इंक्रीज होगा, जिस प्रकार से हमारा क्या होगा, साइज इंक्रीज होगा, उस प्रकार से क्या होगी, साइज दो, ये हमारा दोनों बराबर है पहले, साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ जो होगी वो घटेगी। साइज यहाँ बराबर है,
साइज इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड स्ट्रेंथ घटेगी। ठीक है, जिस प्रकार साइज इंक्रीज होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ घटती चली जाएगी। तो जिस प्रकार से मॉलिक्यूल का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है, अगर ये क्या हो रहा है, अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ हो क्या होगा, डिक्रीज होगी। अगर साइज डिक्रीज हो रहा है, इसको दूसरे स्ट्रेंथ बनाता हूँ, अगर साइज जो है वो डिक्रीज हो रहा है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, क्या समझ में आई, ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आपको मेजरली इन्हीं 2 पॉइंट्स पे ध्यान रखना है। स्ट्रेंथ कभी भी जब आप निकालने का प्रयास करेंगे तो इन्हीं 2 चीज़ों को देखेंगे। हाँ, एक चीज़ और है जिसपे जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड का, वो क्या करता है, डिपेंड करता है। वो कौन सी चीज़, वो है डिसोसिएशन। एनर्जी क्या है, डिसोसिएशन एनर्जी, इस पे भी डिपेंड करता है। कैसे डिपेंड करता है, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ। मतलब अगर डिसोसिएशन एनर्जी बढ़ रही है तो हाइड्रोजन बॉन्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ेगा। ये कैसे, देखो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो इस चीज़ की बात बताई गई, ये इस चीज़ की बात बताई गई कि हाइड्रोजन बॉन्ड कितना स्ट्रांग है। देखो ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये चीज़ तो तब बताई गई जब हमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ पता हो गई तब। देखो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड, देखिए भाई डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, अगर इसको आपने समझ लिया तो आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब है कि मान लीजिए बॉन्ड बना हुआ है, वो भी कौन सा, हाइड्रोजन बॉन्ड बना हुआ है। अब इस हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस हाइड्रोजन बॉन्ड को, ये हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया, इसको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी, देखो अब ये बॉन्ड तो बना हुआ है, इसको तोड़ना है तो इसको तोड़ने के लिए बाहर से हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। और वो एनर्जी किसको देंगे, इस बॉन्ड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनको देंगे। देखो मान लीजिए H है और ये F है, ये 2 बॉन्ड बने हुए हैं, ठीक, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, मैंने बॉन्ड बना लिया, ठीक है। अब क्या है कि हम जब इसको एनर्जी देंगे तो ये बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। अब देखो अगर HF है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन इसमें बीच में है, जब बाहर से हम बॉन्ड एनर्जी देते हैं, क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं, तो एनर्जी इन इलेक्ट्रॉनों को मिलती है। और इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी को लेते हैं तो एक्साइटेड हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। तो इस बॉन्ड में रुकते नहीं है बल्कि ये उछल जाते हैं, निकल जाते हैं इस बॉन्ड से। अब जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन ही निकल जाएगा तो बॉन्ड कैसा रह जाएगा, तो बॉन्ड नहीं रह जाएगा। मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ रही है। इसी एनर्जी को कहते हैं डिसोसिएशन एनर्जी। डिसोसिएशन एनर्जी मतलब इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी देनी पड़ रही है, ठीक है, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ को कैसे प्रभावित कर रही है, इसको कैसे जानेंगे। देखो भैया ये बॉन्ड जो होगा तभी तो मजबूत बनेगा जब जो फ्लोरीन है अगर वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर खींच रहा है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या हुआ है, क्या कर रखे, बांधे रखे, अपने पास खींचकर बांधे रखे हुए हैं। तो बाहर से एनर्जी देंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इस इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन के पास से छुड़ाने के लिए। जब बाहर से एनर्जी देंगे तो इस यहाँ पर ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी फ्लोरीन, इस इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन ने अपने पास छुपा के रख लिया है। क्यों, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचकर बांध किसने रख लिया है, ठीक है, बॉन्ड बहुत तगड़ा बन गया इसलिए, क्योंकि बहुत भाई दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत तगड़े तरीके से बांध के रखा है तो बॉन्ड तगड़ा हो गया। अब इन इलेक्ट्रॉनों को छुड़ाने के लिए बाहर से क्या होनी पड़ेगी, एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। ज़्यादा एनर्जी देंगे तब हो जाएगा, जितनी ज़्यादा एनर्जी देंगे वही हो जाएगी इसकी डिसोसिएशन एनर्जी। तो इसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा तगड़े से अपने इलेक्ट्रॉन को खींच के बांध के रखा है। जब HOH की बात करते हैं तो ऑक्सीजन जो है इसकी तुलना में कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ के होंगे
उनको क्या करेगा, इतनी तगड़ी तेज से बांध के नहीं रख पाएगा, थोड़ा सा कमजोर रखेगा। तगड़ा तो रखेगा मैं, थोड़ा सा इसकी तुलना में थोड़ा सा कमजोर। तो जो बाहर से एनर्जी देंगे वो थोड़ी सी एनर्जी तो देंगे, इसकी तुलना में थोड़ी सी कम होगी। मतलब कि दो, यह मैं बना देता हूँ, बड़ा तीर मतलब ज्यादा और छोटा तीर मतलब कम। ठीक, अब देखो, अब यहाँ आते हैं NH3 पे। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है, NH ने भी, मतलब नाइट्रोजन जो है वो क्या है, ये जो है ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मगर क्या है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और ये कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। यहाँ पर जो नाइट्रोजन है वो भी इलेक्ट्रोनिगेटिव है, मगर वो क्या है, थोड़ा सा और कम इलेक्ट्रोनिगेटिव है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होंगे इनको थोड़ा सा और बहुत तगड़ा बांध के नहीं रख पाएगा, थोड़ा सा और ढीला रखेगा ना, बहुत तगड़ा बांध के नहीं रख पाएगा। तो इनको तोड़ने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो क्या करनी पड़ेगी, थोड़ी सी और कम देनी पड़ेगी। थोड़ी सी कम ही देंगे तभी टूट जाएगा, इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। इसलिए इसकी क्या होगी, इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है, डी से मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, वो क्या है, थोड़ी, बहुत ज़्यादा नहीं, ज़्यादा है मैं बहुत ज़्यादा नहीं। इसकी जब डिसोसिएशन एनर्जी की बात करते हैं तो वो क्या है, इससे क्या है, ज़्यादा है। सॉरी, इसकी नहीं, हाँ इसकी क्या है, इससे ज़्यादा है, इसकी बहुत ज़्यादा है। और क्यों ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है। ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, उससे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव ये, और सबसे कम इलेक्ट्रोनिगेटिव ये। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर जो डिसोसिएशन एनर्जी हो क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। ठीक है, अगर डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी, ठीक है, मतलब कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा। अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव हो जिसका सीधा सा मतलब है कि हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो ज्यादा होगी। तो जो डिसोसिएशन एनर्जी है इसको हम कह रहे हैं, जो कोई अलग से नहीं आया, वो तो कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ, वो तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ही जो है दूसरा रूप है, मैं कह सकता हूँ ना। तो जिसको मैं पहले बता चुका हूँ उसी को मैं फिर बता रहा हूँ, मगर बुक में लिखा रहता है, कई सारी बुकों में लिखा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। पर आप जब भी देखेंगे कि डिसोसिएशन एनर्जी कहाँ ढूंढेंगे ना, तो आप जब भी देखेंगे तब क्या देखेंगे, तब आप दो चीज देखेंगे, एक इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम एंड दूसरा क्या देखेंगे, साइज देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा और बात करूंगा आपके साथ में, इसमें डाल देता हूँ ऐसे, थोड़ा सा अच्छे से डायग्राम बना लेता हूँ। देखिए, ये हमारा है HF, ठीक है, ये हमारा क्या है, HF, और ये है HOH, ये NH3। ठीक है, अब देखो इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है, जिसको डी से मैं दे रहा हूँ कैपिटल डी से, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी है 41.8 किलो जूल पर मोल। इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी है वो क्या है, इसकी डिसोसिएशन एनर्जी है 29.3 किलो जूल पर मोल। इसकी जो डिसोसिएशन एनर्जी हो क्या है, 12.6 किलो जूल पर मोल। यहाँ पर देखने को मिल रहा है इसकी डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा है, इसकी थोड़ी कम है, इसकी सबसे कम है। तो क्या होगा, नीचे से ऊपर की ओर क्या होगी, बॉन्ड की जो हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होगी वो भी बढ़ेगी। क्या होगी, हाइड्रोजन बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, जैसे नीचे से हम ऊपर जाएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, अगर ये चीज समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। मैंने पूरा प्रयास किया कि डिसोसिएशन एनर्जी को मैं इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से मैं कनेक्ट कर पाऊँ, और वही रीजन भी है। तो ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। मैं समय दूंगा आपको इसके स्क्रीनशॉट लेने का। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे बाकी चीज़ों के बारे में, जैसे कि जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड है इसकी जो क्या है, एप्लीकेशंस क्या क्या है। एप्लीकेशन यही है कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और क्या कहते हैं, सॉलिबिलिटी, ये तीन तो ये हो जाएंगे। एक हो जाएगा कि हमारा जो बर्फ़ है वो पानी के यूपर क्यों तैरता है, एक ये हो जाएगा। यहाँ हम इसकी भी बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक देखते रहिए हमारा दिव्यांशी सिंह एजुकेशनल यूट्यूब चैनल। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।